बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक इतिहास के दूसरे पाठ यूरोप और भारत के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने भाग 1 में देखा कि यूरोप में किस तरह से परिवर्तन हुआ, किस तरह से पुनर्जागरण युग का आरंभ हुआ यूरोप में। उसके लिए यूरोप में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, कौन कौन सी गतिविधियां हुई, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया। जैसे कि जो धार्मिक सुधार आंदोलन था, भौगोलिक खोज था, पुनर्जागरण युग, इस सब कारणों से बच्चों जो यूरोप है वह मध्य युग से निकल करके अपनी प्रगति की मात्रा आगे की ओर बढ़ा रहा था और वह आधुनिक युग में प्रवेश किया। आधुनिक युग में यूरोप में बहुत सारी घटनाएं घटित हुई, बहुत क्रांतिकारी घटनाएं हुई, राजनीतिक घटनाएं हुई, तो जिसका हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, यूरोप में जिस तरह से परिवर्तन हुआ, जिस तरह से पुनर्जागरण हुआ, उससे यूरोप में बहुत सारे परिवर्तन हुए। जैसे कला के क्षेत्र में, स्थापत्य के क्षेत्र में, दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में, और जो यूरोप की प्राचीन यूनानी परंपराएं थी और रोमन परंपराएं फिर से जागृत हुई, पुनर्जीवित हुई, और इसके कारण यूरोप आधुनिक युग में प्रवेश करता है। और जो यूरोप है बच्चों, वह इसी तरह से आगे बढ़ते गया। तो आज के हम इस वीडियो के माध्यम से यूरोप में कौन कौन सी क्रांति हुई, तो यूरोप में किस तरह के परिवर्तन हुए, और इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, यूरोप में वैचारिक क्रांति, मतलब यूरोप में वैचारिक क्रांति का मतलब होता है इनके विचार में किस तरह से बदलाव हुआ, कौन कौन से विचार बदले, इसके बारे में। फिर अगला है राजनीतिक क्षेत्र में क्रांति, और उसके बाद अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध, और अगला है फ्रांस की राज्य क्रांति। इसके अंतर्गत हम एक मुद्दा और देखेंगे, औद्योगिक क्रांति के बारे में। इन सब महत्वपूर्ण विषय बिंदुओं पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो देखो बच्चों, पहला है यूरोप में वैचारिक क्रांति, मतलब विचार में वहाँ के यूरोपियन लोगों की जो विचार थी उसमें किस तरह से परिवर्तन हुआ। तो परिवर्तन तो उसमें से ही चालू हो गया था, पुनर्जागरण युग से ही चालू हो गया था, हर क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। तो इसमें लोग, जो वहाँ के जनता थी, उनमें समानता और अंधविश्वास से उन लोग अवगत हुए वहाँ के लोगों से, और इससे वो आगे बढ़े, मुक्त हुए। जो अंधविश्वास था वहाँ पे, और उसके साथ ही साथ जो पुरानी मान्यताएं थी, रूढ़ी थी, परंपरा थी, उसकी तरफ उनका देखने का दृष्टिकोण में बदलाव हुआ, और वह हर घटना को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते थे, जिसके कारण वे वहाँ पे, इसका परिणाम यह हुआ कि यूरोप में वैज्ञानिक अनुसंधान और वैज्ञानिक आविष्कार हुए, और इसी आविष्कार के कारण यूरोप जो है प्रगति के मार्ग पर चला और आधुनिक युग में सबसे आगे निकला। तो देखो बच्चों, तो ये था यूरोप में वैचारिक क्रांति, मतलब उनके विचार में किस तरह से परिवर्तन हुआ। अब हम देखेंगे, अगला है राजनीतिक क्षेत्र में क्रांति। राजनीतिक क्षेत्र में क्रांति, देखो बच्चों, आधुनिक युग के प्रारंभिक चरण में यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन हुए, और 18वीं से लेकर 19वीं शताब्दी में यूरोप में बहुत सारी क्रांतिकारी घटनाएं घटित हुई, और इसी को ही हम क्रांति युग कहते हैं। क्रांति युग के अंतर्गत हम बहुत सारी घटनाएं पढ़ेंगे, जैसे कि अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध है, फ्रांस की राज्य क्रांति है, औद्योगिक क्रांति है, ये सब महत्वपूर्ण क्रांति हुई थी। तो इसमें सबसे पहले राजनीतिक क्षेत्र में क्रांति। तो देखो बच्चों, ईस्वी सन 1689 ईस्वी में बिल ऑफ राइट्स ने एक कानून पारित किया, जिसका यह अर्थ होता है बच्चों कि जो पहले जब किसी पे शासन राजा करते थे, तो उसकी जो शासन व्यवस्था थी इनके अनुसार वो संकुचित हो गया, और संसद की नई प्रणाली उन्होंने प्रस्थापित किया, बिल्स ऑफ राइट्स। तो सबसे पहले इंग्लैंड की संसद ने यह कानून पारित किया था, जो हमें आज भी भारत में दिखाई देता है बच्चों। अगला है, इस कानून के कारण राजा का जो अधिकार संकुचित हो गया। पहले हमारे देश पे या कहीं पर भी राजा शासन करते थे, लेकिन जब यह नया कानून पारित हुआ तो उससे क्या हुआ, राजा का जो अधिकार क्षेत्र था उसको कम कर दिया गया, संकुचित कर दिया गया,
और इससे इंग्लैंड के संसद की प्रभुता स्थापित हुई। और अगला है, इंग्लैंड में लोकतंत्र के विकास को प्रोत्साहन मिला। देखो बच्चों, लोकतंत्र यानी जो लोगों द्वारा लोगों के जो शासन प्रणाली बनाई जाती है उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। मतलब इसमें पूरी जनता सम्मिलित होती है। तो इसे इंग्लैंड में लोकतंत्र के विकास को प्रोत्साहन मिला। और इसी तरह से हर जगह अमेरिका में, फ्रांस में क्रांति हुई। तो देखो बच्चों, ये जो राजनीतिक क्षेत्र में क्रांति हुई थी वह यूरोप में आधुनिक युग में के प्रारंभिक चरण में हुआ था। 18वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। और यह जो ये प्रभुता स्थापित की थी ये इंग्लैंड ने किया था। सबसे पहले बिल ऑफ राइट्स ने यह कानून पारित किया था। अब देखो बच्चों, अब हम अगला पढ़ेंगे, अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध। देखो बच्चों, अमेरिका में जो क्रांतिकारी गतिविधियां घटित हुई थी उनकी ही पृष्ठभूमि में अमेरिका का भी स्वतंत्रता का विचार करना आवश्यक हुआ। जब अमेरिका महाद्वीप की खोज हुई तो इस महाद्वीप पर जो यूरोप था, इंग्लैंड था, सभी अपना अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहे और लोग अपना उपनिवेश स्थापित करते थे। तो सबसे पहले अमेरिका महाद्वीप पर यूरोप ने अपना उपनिवेश स्थापित किया, अपना वर्चस्व स्थापित किया। और ठीक इसी तरह से इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर अपने इसी तरह से 13 उपनिवेश स्थापित किए थे। तो जो इंग्लैंड था शुरुआत में बस केवल उसका उस उपनिवेश पर वर्चस्व था, लेकिन आगे धीरे धीरे चलते चलते इंग्लैंड ने इन उपनिवेश वासियों में रहने वाले लोगों पर अत्याचार करने लगे और जिसके कारण वहाँ के लोगों में असंतोष फैल गया। अब देखो बच्चों, उपनिवेश क्या होता है? जैसे कि उपनिवेश, अगर हम किसी दूसरे प्रदेश में या व्यापार करने की दृष्टि से किसी बस्ती या कारखाना का हम निर्माण करते हैं तो उसे हम उपनिवेश कहते हैं। तो इसी तरह से इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर अपने 13 उपनिवेश स्थापित किए थे। तो बस शुरुआत में बस केवल इनका वर्चस्व था, इनका अधिकार था, लेकिन आगे चलकर इंग्लैंड ने वहाँ की जनता का शोषण करने लगे, उनपे कड़ा बंधन लगाने लगे और कर लादने लगे, जिससे वहाँ की जनता में आक्रोश फैल गया, असंतोष फैल गया। और इसलिए इंग्लैंड ने इनको दबाने के लिए एक युद्ध की घोषणा कर दी सन 1776 से 1781 में। तो युद्ध जब छेड़ दिया तब इसके जवाब में उपनिवेश वासियों ने इनके नेतृत्व में, जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में सैन्य इकट्ठा करके युद्ध के सामना करने के लिए इन लोग युद्ध के मैदान में उतरे। और इस युद्ध में अमेरिका जो था वह उपनिवेशवाद विजयी हो गया और इंग्लैंड इसमें पराजित हो जाता है। तो देख तो बच्चे, इसे और अच्छे समझने के लिए आप यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे ध्यान से देखिए। अमेरिका महाद्वीप की खोज के बाद साम्राज्यवादी देशों ने अमेरिका में अपने अपने उपनिवेश स्थापित किए। कौन कौन? यूरोप और इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने कितने उपनिवेश स्थापित किए थे बच्चों? 13 उपनिवेश स्थापित किए थे। कहाँ पे किए थे? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। और जो इंग्लैंड थे वो देखो उपनिवेश पर कठोर बंधन और कर लादने के कारण उनमें असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई, वहाँ के लोगों में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। और इसी के लिए इसके विरोध में इंग्लैंड ने क्या किया था? युद्ध की घोषणा कर दी। और युद्ध का जवाब देने के लिए जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में उपनिवेशों की सेनाओं ने मिलकर इंग्लैंड द्वारा घोषित युद्ध का सामना किया। और इस युद्ध में उपनिवेशों की विजय हुई और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नाम से एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण हुआ। देखो बच्चों, इस तरह से अमेरिका स्वतंत्र हुआ। देखो बच्चों, अगला है फ्रांस की राज्य क्रांति। सन 1789 ईस्वी में फ्रांस की जनता ने वहाँ के जो निरंकुश, अत्याचारी, अन्यायकारी शासक थे, राजा थे, उसके विरुद्ध में क्रांति की घोषणा की। इसे ही हम क्या कहते हैं? फ्रांस की राज्य क्रांति। देखो बच्चों, ये उन्होंने
निरंकुश यानी कि जो अत्याचारी तानाशाही जो शासक होते हैं, जो राजा होते हैं, उसके विरुद्ध क्रांति की और गणतंत्र की स्थापना की। गणतंत्र यानी स्वतंत्रता की। और इसका परिणाम यह हुआ कि जो फ्रांस है बच्चों, वह हमारे देश ये सब समता, स्वतंत्रता, बंधुता जैसे मूल्यों का विकास हुआ। और इसी के फलस्वरूप हम ये जो फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी बच्चों, विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण क्रांति मानी जाती है, क्योंकि फ्रांस ने ही हमें स्वतंत्रता, समता, बंधुता जैसे मूल्यों दिए थे। तो ये जो फ्रांस की राज्य क्रांति, जो जितने भी क्रांति हुए बच्चों, उसमें से अमेरिका की राज्य क्रांति और फ्रांस की राज्य क्रांति, यह दो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है क्रांति में। तो इसे यहाँ पे ध्यान से देखिए कि फ्रांस की जनता ने निरंकुश यानी तानाशाही और अन्यायकारी राजतंत्र के विरुद्ध फ्रांसीसी जनता द्वारा की गई सामाजिक क्रांति ही फ्रांस की राज्य क्रांति के नाम से जानी जाती है। और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप ही विश्व को बंधुता, समानता, स्वतंत्रता जैसे मूल्य दिए। और आज भी हमारे समाज में यह मूल्य हम अपनाते हैं, समानता का, स्वतंत्रता का। आज हर क्षेत्र में समानता है, स्त्री पुरुष समानता, शिक्षा के क्षेत्र में समानता, हर क्षेत्र में समानता और भाईचारे की भावना बनी रहती है। तो ये किसकी देन है? फ्रांस की राज्य क्रांति की ही देन है। अब हम देखेंगे बच्चों, अगला है औद्योगिक क्रांति। देखो बच्चों, औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वैज्ञानिक आविष्कार होने के कारण यूरोप में नए नए यंत्र, तकनीकी आदि का आविष्कार हुआ, जिसके कारण से औद्योगिक क्रांति में विकास हुआ। तो देखो बच्चों, औद्योगिक क्रांति के मतलब कि जिससे हमें जिस यंत्र की सहायता का हम उपयोग करके अपने उद्योग धंधे को हम आगे बढ़ाते हैं, उसे हम कहते हैं औद्योगिक क्रांति। तो ऐसे ही यूरोप में जब वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ, आविष्कार हुआ, तो नए नए तकनीकी पे आधारित यंत्र का आविष्कार हुआ, जिससे यूरोप में उत्पादन क्षमता बढ़ी। जैसे कि वाष्प शक्ति का वाहन का उपयोग होने के कारण, यंत्र आने के कारण उत्पादन में वृद्धि हुई। और इसी तरह से हाथ करघे के स्थान पर बिजली करघे का उपयोग किया जाने लगा। पहले जो उद्योग धंधे घरेलू घरों में किए जाते थे, अब उसकी जगह पे यूरोप में कारखाने स्थापित किए गए, जिसके कारण उद्योग धंधा तीव्र गति से आगे बढ़ने लगा। और इससे जो यूरोप है वह अधिक आर्थिक संपन्नता यूरोप में अधिक बढ़ गई। और इसी तरह से यूरोप जो है आगे बढ़ता गया और इस धन संचय का उपयोग वह पूंजी के रूप में वह उद्योग धंधे में लगाने लगा। तो देखो बच्चों, यूरोप में यह सबसे बड़ी क्रांति मानी जाती है औद्योगिक क्रांति, जो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। तो इससे क्या विकास हुआ? वाष्प शक्ति से चलने वाले यंत्रों की सहायता से उत्पादन में वृद्धि हुई, पहला है। फिर हथकरघा, जहाँ पे हम काम करने के लिए हथकरघा का प्रयोग करते थे, हाथ का प्रयोग करते थे, उस स्थान पर हम बिजली करघा का आ गया और जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। फिर अगला है घरेलू उद्योग के स्थान पर कारखाने स्थापित हो गए। जैसे पहले हम देखे होंगे कि घर में पापड़ बनाए जाते थे, उसके लिए कोई कारखाना नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अब घर में बनाने के लिए हाथ से जब बनाएंगे तो कोई भी उत्पादन देखो कम होता है, लेकिन जब उसकी जगह पे हम कोई यंत्र या मशीन का प्रयोग करते हैं तो उत्पादन में वृद्धि होती है। तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ही इसे हम यंत्र युग भी कहते हैं, क्योंकि इसी युग में यंत्र का सबसे ज़्यादा आविष्कार हुआ था और इसका प्रयोग हम करते थे। चौथा है रेलगाड़ी और जलयान के कारण परिवहन की गति बढ़ी। देखो बच्चों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि तुर्कियों ने यूरोप और एशिया के बीच का जो नगर था उसको जीत लिया था, और यही नगर जो था वो यूरोप और एशिया के बीच की कड़ी थी। इसी मार्ग से वह व्यापार करते थे, लेकिन जीतने के कारण यूरोप को अलग अलग मार्ग की खोज करने की आवश्यकता हुई, और जिसके कारण व्यापार में वृद्धि हुई। अब देखो बच्चों, अगला है औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी, और इसलिए औद्योगिक संपन्नता के कारण इंग्लैंड को क्या कहा जाता है? विश्व का कारखाना कहा जाने लगा। देखो बच्चों, आज की कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा? यूरोप में वैचारिक क्रांति, किस तरह से यूरोप के लोगों की जो वैचारिक धारणा थी वो कैसे परिवर्तन हुआ।
पुनर्जागरण युग के कारण वहाँ पे कौन कौन से परिवर्तन हुए, कला के क्षेत्र में, स्थापत्य के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, जो प्राचीन जो रोमन परंपराएं थी उसमें परिवर्तन हुए फिर से। तो इस तरह से हमने पहला देखा यूरोप में वैचारिक क्रांति। फिर राजनीतिक क्षेत्र में कहाँ पे किसने परिवर्तन किया, इंग्लैंड के कौन किया था, ये बिल्स ऑफ राइट्स ने किया था। फिर अगला हमने देखा अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध, जैसे कि उपनिवेश स्थापित करने की होड़ में अमेरिका में स्वतंत्रता युद्ध हुआ था। फिर अगला है फ्रांस की राज्य क्रांति। फ्रांस की राज्य क्रांति हम निरंकुश और अत्याचारी शोषण जो करते थे राजा के विरुद्ध, जो सामाजिक क्रांति हुई थी उसे ही हम फ्रांस की राज्य क्रांति के नाम से जानते हैं। और फ्रांस की ही देन है कि आज हम बंधुता, समानता और स्वतंत्रता के मूल्य हम जानते हैं। और अगला है औद्योगिक क्रांति, मतलब हर क्षेत्र में यंत्र का आविष्कार हुआ। वैज्ञानिक अनुसंधान आविष्कारों के आधार पर यंत्र के आविष्कार से यूरोप में व्यापार में दिन दुना रात चौगुना हुआ, इसे ही हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। देखो बच्चों, आज की कक्षा के अनुसार आपको यह गृह कार्य दिया जाता है कि राज्य क्रांति की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में लिखो। जो भी क्रांति युग में जो घटनाएं घटित हुई थी उन सभी घटनाओं के बारे में आपको लिखना है। कौन कौन सी घटनाएं थी, वैचारिक घटना थी, उसके बाद था राजनीतिक क्षेत्र में जो क्रांति आई थी, फिर फ्रांसीसी राज्य क्रांति के बारे में लिखना है और औद्योगिक क्रांतिकारी के बारे में लिखना है। आपको लिख करके शुक्रवार और शनिवार को अपने ग्रुप में भेजना। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।